एक काली भाभी की चार गोरी ननद। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। कलावती की चारों बेटियां स्नेहा, श्रुति, गरिमा और गिन्नी खाने की मेज पर बैठी हुई चम्मच और कांटे बजाते हुए चिल्ला रही थी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम भूखों को खाना दो, खाना दो, खाना दो। इतने में उनकी माँ कलावती बेलन लिए हुए गुस्से में बुदबुदाती हुई हॉल में आकर कहती हैं, जब देखो मेरी ये बेगैरत बेटियां घर को अनशन के मैदान में बदल देती हैं। आज इन चारों को तबीयत से ना सुता तो मैं भी इनकी माँ नहीं। अरे ठहर जाओ मेरी निकम्मी निकट्टू बेटियों, भागती कहाँ हूँ। आज मैं तुम चारों का चौथा किए दूंगी, तभी जाकर चिमकाड़ी की तरह चिल्लाना छूटेगा तुम्हारा। कलावती का गुस्सा देखकर श्रुति, स्नेहा, गिन्नी तो अपने कमरे में दुबक जाती हैं, मगर गरिमा उसके हाथ आ जाती है। इतनी गोरी चिट्टी होने के बावजूद सारा दिन चेहरे की लीपा पोती में लगी रहती हो। मजाल नहीं कि एक तिनका भी हिला दे, बस कुत्ते बिल्ली की तरह टेबल बजवा लो। आज तेरी खैर नहीं। माते मुझे माफ कर दो। माते की लाते नहीं खानी तो बुला कर ला लाडो रानियों को। फिर चारों बहनें कतार में खड़ी हो जाती हैं। गौर से सुनो, अब तुम चारों बहनें फुहरता का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध लो। गिन्नी और गरिमा, रसोई घर का बर्तन चौका से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रुति और स्नेहा, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। क्या? जी हाँ माँ, ये बर्तन चौका मेरे बस की नहीं। बर्तन मांजने से मेरे सुंदर नाखूनों की बलि चढ़ जाएगी। इस मेरे सुंदर गोरे हाथों की शोभा बिगड़ जाएगी। माँ, मुझसे भी सफाई नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सस्ती सी कोई शन्नो या शांताबाई बुला लो। जस्ट इमेजिन माँ, कैसा लगेगा जब आपकी चारों गोरी चिट्टी बेटियों के हाथ में मेकअप ब्लशर की बजाय पोछा और वाइपर हो। इससे बेहतर तो आप बहू ले आओ। आपको बाई मिल जाएगी और हमें भी भाभी मिल जाएगी। मेरी बेअकल बेटियों ने बात तो एकदम पते की कही है। ऋतिक भी 25 का पड़ाव पार कर चुका है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अभी कलावती ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका बेटा ऋतिक अपनी पत्नी कोहिना के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी कलावती कहती है, ऋतिक, ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये किस घूंघट वाली को हमारे घर उठा लाया है? माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। जैसे ही कोहिना अपना घूंघट उठाती है तो कलावती और उसकी चारों बेटियां उसके काले चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। और तभी उसकी चारों गोरी ननद उसे नीचा दिखाने के लिए बोल पड़ती हैं, अरे कोहिना है या कोयला है? देख लो माँ, भैया ने तो आपके सपनों पर पानी फेर दिया। बिना बैंड बाजे और बारात के ब्याह रचा लिया। भैया, हमने तो सोचा था कि आप अपनी चारों गोरी चिट्टी बहनों से भी सुंदर बीवी लाओगे। दुनिया भर में एक से एक लाजवाब लड़कियां हैं, फिर भी आपने इस काली को घरवाली बना लिया। अरे बंद करो तुम चारों अपनी बेढंग की बातें। अरे क्या गलत कह रही है तेरी बहनें? अरे कभी हंस के साथ कौवे का मेल देखा है? जब आस पड़ोस वालों को पता लगेगा तो ताने कसेंगे कि बेटी इतनी गोरी चिट्टी और बहू इतनी काली। इस पर ऋतिक बगैर कोई जवाब दिए कोहिना को लेकर कमरे की ओर चल देता है। पाँव फटने के साथ कोहिना उठकर सारा काम काज निपटा कर पहली रसोई की रस्म करती है। तभी उसकी चारों ननद और कलावती खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे किस मुंह से तू मुझे अपनी माँ जी कह रही है? बिन बुलाए बराती की तरह मेरे घर में घुस आई है। माँ जी, आपका गुस्सा लाजमी है, मगर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बड़े अरमानों से मैंने ये चाय बनाया है, थोड़ी पी लीजिए। ये सुनकर कलावती चाय पी लेती है, मगर उसकी चारों गोरी ननद गुर्राती निगाहों से उसे देखकर कहती हैं, हमारी ब्लैक टी। भाभी, अगर तुम्हारी बटरिंग बातें खत्म हो गई हो तो जाकर हमारे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। कोहिना अपनी ननद की कड़वी बातों को नादानी समझकर भूलते हुए उनके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। और फिर याक, श्रुति, स्नेहा, ये ब्लैक कॉफी जरूरत से ज्यादा ही काली नहीं लग रही? लगता है इसने कैफीन पाउडर के बजाय अपना काला रंग इसमें उड़ेल दिया है। इतना सुनकर भी कोहिना हाथ मलकर रह जाती है। अब कोहिना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने लगी थी, जिसे देखकर कलावती कहती है, बहू, मैंने तेरे काले रंग को देखकर तुझे कितना भला बुरा कहा, मगर तू तो कोहिनूर का हीरा निकली। इतनी खरी खोटी सुनकर भी चेहरे पर झूठी खुशी की खिलखिलाहट लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तू मेरी भटक तो खुल गई, बस मेरी बिटियाएं भी बदल जाएं।
फिक्र मत कीजिए माँ जी, जिस तरह आपका बर्ताव बदल गया, मेरी चारों ननद की नादानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। समय गुजरता है। फिर एक दिन, मॉम, हम चारों अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा लुक? अरे ये लीपा पोती और लुक मेरी सोच से परे है, अपनी भाभी से ही पूछ लो। माँ, इससे क्या पूछना, जिसे खुद ही पहनने ओढ़ने का दूर दूर तक कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हाँ, बेचारे कपड़े भी इस काली भाभी के तन पर पड़कर खुद को कोसते होंगे। इस तरह चारों गोरी ननद अपने गोरेपन का गुमान झाड़ती हुई अपनी काली भाभी की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वह हर दिन कभी अपनी काली भाभी को किसी न किसी बेतुकी बातों का मुद्दा बनाकर अपनी काली भाभी को कोसा करती थी। एक दिन, माँ, ये घर किस खुशी में सजाया जा रहा है? घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम चारों बहनों को अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो घर की खास खबर रहेगी। अरे बुआ बनने वाली हो तुम चारों, बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कल बहू की मुंह दिखाई के साथ बहू की गोद भराई का ऐलान कर दूं। आखिरकार इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। बड़ी खुशखबरी नहीं माँ, बुरी खुशखबरी है। अरे काली कमली क्या कम थी जो अब इस घर में अंधियारे के अंश की लौ जला रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है माँ, एक तो बदकिस्मती से ये काली कमली हमारे घर की बहू और हम चारों गोरी ननद की काली भाभी। अरे इसका होने वाला बच्चा भी एकदम ग्रुप एडमिन के काले बच्चे जैसा पैदा होगा। गिन्नी एकदम सही कह रही है माँ, क्यों जानबूझकर हमारी जगह साई करवाना चाहती हो? देख लो माँ, हमारा तो इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये खुशखबरी जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो ही बेहतर होगा। बस करो तुम चारों का, बहुत हो गया। इतने दिनों से तुम चारों की बदसलूकी बर्दाश्त कर रही थी मैं। मेरी चारों ननद नादान है ये सोचकर ईश्वर ने मुझे इस काले रंग में रचकर भेजा तो मेरा क्या दोष? काले लोगों के भीतर भी दिल होता है, मगर अपने काले रंग के चलते मैं तुम चारों ननद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई कि काश एक दिन तुम बदल जाओगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कालेपन के चलते तुम चारों मेरे होने वाले बच्चे को मौत का कौर करने की बात आसानी से कह दोगी। कोहिना की बातें सुनकर उसकी चारों गोरी ननद का सर जमीन पर गड़ने को हो जाता है और वह कहती हैं, भाभी एक आखिरी बार अपनी ननद की नादानियों को माफ कर दो। हाँ भाभी, हम चारों ने अपने गोरेपन की गुमान में कभी भी आपकी कद्र नहीं की, मगर आज आपने हमें आईना दिखा दिया कि इंसान अपने सूरत से नहीं बल्कि सीरत से सुंदर होना चाहिए। अपनी चारों ननद के मन में किए पर पछतावा देखकर कोहिना उन्हें गले लगाने को बढ़ती है। तभी कलावती कहती है, जाने दे बहू, अपनी चारों निखट्टू ननद को एक मौका दे दे। ननद भाभी के रिश्तों में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कोहिना का कड़वा कथन उसकी चारों ननद के भीतर से काले और गोरे के बीच बसे नजरिए को नया आयाम दे जाती है। आज सभी खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ गोरी ननद की काली बहू की ये कहानी होती है यहीं खत्म। गरीब बहू वर्सेस अमीर बहू का ब्यूटी पार्लर। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी शादी बहुत सोच समझ कर की है और तुम किसी भी परेशानी में नहीं हो, लेकिन मैं अर्जुन जी को नहीं छोड़ सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तुम मेरी बात को समझो, अगर तुमने अपनी शादी का फैसला गलत ले लिया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, इसलिए किसी अमीर ज़ादे से शादी करो। शनाया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। शनाया और श्रद्धा दोनों बहनें थीं। शनाया ने अपने माता पिता की बात मानकर एक अमीर घराने में शादी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा एक गरीब घर के लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। श्रद्धा एक मंदिर में अर्जुन के साथ खड़ी होती है। अर्जुन, मैं तुम्हें भगवान को साक्षी मानकर अपना पति मानती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते हो? श्रद्धा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे तुम्हारे गरीब होने पर कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से श्रद्धा और अर्जुन दोनों शादी करके साथ रहने लगते हैं। अर्जुन का घर श्रद्धा की बहन शनाया के घर के बिल्कुल सामने था। वो एक झोपड़ी के अंदर रहते थे। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, लेकिन अचानक से अर्जुन की प्राइवेट नौकरी छूट जाती है और उनके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चलने लगती हैं। एक बहन के घर में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो दूसरी बहन अपने पति अतुल से कहती है, देखिए जी, मैंने पार्लर का कोर्स किया था और मुझे पार्लर का सारा काम आता है। मैं अपने इस पैशन को खत्म नहीं करना चाहती। क्या आप मेरे लिए पार्लर खुलवा सकते हो? अगर तुम अपना पैशन हमेशा बनाए रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद जरूर करूंगा।
इस पार्लर को चलाने के लिए तो मेरे नौकर ही काफी हैं। मुझे कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अतुल ऐसा कहकर शनाया के पार्लर का काम शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में शनाया का ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें शनाया अपने लिए कुछ नौकर भी रखती है। शनाया के पार्लर में कोई नहीं जाता था। बहुत ही कम लोग उसके पार्लर में जाया करते थे, क्योंकि वो लोगों से कम काम के बहुत ज्यादा पैसे मांगा करती थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया का पार्लर देखकर श्रद्धा अपने पति अर्जुन से कहती है, सुनिए जी, मैंने और शनाया ने एक साथ पार्लर का कोर्स किया था। देखो जरा, उसने अपने घर के सामने कितना प्यारा पार्लर खोला है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी पार्लर का काम करना शुरू कर दूं। लेकिन श्रद्धा, तुम जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पार्लर का काम करवा सकूं। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? अर्जुन के ये पूछने पर श्रद्धा अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और कहती है, हमारे पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी अनमोल चीजों का बलिदान तो देना ही पड़ेगा। श्रद्धा की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। श्रद्धा अपना मंगलसूत्र बेचकर पार्लर का सामान ले आती है और अपने घर के बाहर ही बिल्कुल शनाया के पार्लर के सामने अपना एक पार्लर का टेंट लगा लेती है। हे ऊपर वाले, मैंने खुद का काम तो खोल लिया है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस मेहनत को व्यर्थ जाने मत देना। भगवान का नाम लेकर श्रद्धा अपना पार्लर चलाने लगती है। देखते ही देखते उसके पार्लर में कस्टमर आना शुरू कर देते हैं। वो कम पैसों में लोगों को अच्छा काम करके देना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शनाया के पार्लर में जो भी कोई आता उसे दोगुना पैसा भरना पड़ता। अरे ये सब क्या है? तुमने मेरा कैसा मेकअप किया है और इस मेकअप के तुम मुझसे पूरे 5,000 रुपए मांग रही हो? मैं ऐसे मेकअप के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम जैसे फटीचर लोग अपनी औकात से बढ़कर पार्लर में चले आते हो। अरे इस पार्लर की शक्ल देखो, क्या तुम इस पार्लर में आने के लायक भी हो? जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है और सपने तुम्हें महारानियों वाले चाहिए। अभी के अभी मेरे पार्लर से दफा हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे निकाल देती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके पार्लर में लोग अपना आना कम कर देते हैं और श्रद्धा के पार्लर में जाना शुरू कर देते हैं। कम पैसों में श्रद्धा लोगों को खुश कर दिया करती थी। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। तुमने तो मेरा बहुत प्यारा मेकअप किया है। तुम्हारे अंदर काम करने की बहुत अच्छी लगन है। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें इस मेकअप के पैसे के और एक्स्ट्रा टिप। करिश्मा श्रद्धा को उसकी मेहनत के पैसे भी देती है और उसे एक्स्ट्रा टिप भी देती है, जिसके बाद श्रद्धा बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब श्रद्धा की परेशानियां कम होने लगती हैं और वो एक दिन अपने पति अर्जुन से कहती है, अजी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इस छोटे से पार्लर को एक अच्छे से पार्लर में बदल दूं, ताकि हमारे पार्लर में लोगों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिले। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी पार्लर का सारा काम सिखाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। हम दोनों मिलकर इस पार्लर को अच्छे से चला सकते हैं। श्रद्धा ऐसा कहकर अपने पति को भी पार्लर का काम सिखाने लगती है। कुछ ही समय में वे दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छा खासा कमाने लगते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की बहन शनाया के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। शनाया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब तो मेरे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। अब तुम अपने इस पार्लर से ही गुजारा हमारा कर सकती हो। आप ये क्या कह रहे हो? अरे मेरा पार्लर तो चल भी नहीं रहा है, उसमें कोई कस्टमर भी नहीं आते। हम इस पार्लर के भरोसे नहीं रह सकते। लेकिन तुमने तो कहा था कि पार्लर का काम तुम्हारे लिए पैशन है और तुम अपना पैशन हमेशा बनाए रखना चाहती हो। फिर तुम्हारे पार्लर में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अरे ये क्योंकि छोड़ो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि तुमने अपने कस्टमर के साथ बहुत बदतमीजी की है। ऊपर से तुम लोगों से दोगुना पैसा लूटने की कोशिश करती हो, जिसकी वजह से कोई तुम्हारे पार्लर में नहीं आना चाहता। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अपने पार्लर को अच्छे से चला ही रही थी। वैसे मेरे पार्लर के नौकरों को तनख्वाह देने का समय आ गया है। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जरा अपनी बहन को देखो, वो कितना अच्छा पार्लर चला रही है। कहाँ तो उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और आज उनकी वो झोपड़ी एक अच्छे से बंगले में बदल गई है। ऐसा कहकर अतुल वहां से चला जाता है, जिसके बाद शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप से कहती है,
ये सब मेरे ही घमंड की वजह से हुआ है। मैंने अपनी बहन से कहा था किसी अमीरजादे से शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, जैसा कि मैंने किया था। लेकिन ऐसा मायने नहीं रखता। एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्यार जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अपनी गलती का पछतावा करके शनाया अपनी बहन श्रद्धा के पास जाती है और उससे उसके पार्लर में नौकरी मांगती है। श्रद्धा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम सही थी, मैं गलत। क्या तुम मुझे अपने पार्लर में नौकरी दे सकती हो? शनाया अपनी बहन श्रद्धा को अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद श्रद्धा शनाया से कहती है, अरे मेरी बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें नौकरी करने की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। श्रद्धा अपना कमाया हुआ पैसा शनाया को देती है, जिसके बाद शनाया उस पैसे को अतुल को दे देती है। देखते ही देखते अतुल फिर से अपना बिजनेस शुरू कर देता है और कुछ ही समय में उनके बुरे दिन भी चले जाते हैं। अब शनाया मन लगाकर अपने पार्लर को चलाती है, जिसके चलते उसका पार्लर भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। में बुदबुदाती हुई भावना अपने कमरे में एंट्री करते हुए दरवाजा पीटती हुई मेज पर बैठे अपने पति तरुण का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ तो दिन भर इस लैपटॉप में लगे रहते हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी तीनों बहनों से। सारा दिन छोटे छोटे मुद्दों का तिल का ताड़ बनाती रहती हैं और तो और मेरा खून पीने को पीछे पीछे दौड़ती हैं। अगर मैंने माँ जी को वचन नहीं दिया होता ना, तो आज मेरी ननद मेरी नाक में दम नहीं करती। अरे छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं सेनोरिटा। अरे यहाँ तुम्हारी बीवी खून के आंसू रो रही है और तुम्हें डायलॉग बाजी सूझ रही है। सारा दिन तुम्हारी बेवकूफ बहनों की उल जुलूल फरमाइश पूरी करने में रसोई में सुबह से रात बीत जाती है। बावर्ची बनाकर रख दिया है, जाने कब खत्म होगी मेरी तीनों ननद की नादानियां और नखरे। भावना, ननद भाभी में ये छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती है। देख लेना, एक दिन जब तुम्हारी तीनों ननद इस घर से रुखसत होंगी, उस रोज तुम खूब रोओगे। अरे कौन ले जाएगा इन आफतों को अपने घर? देखा नहीं, एक शेप से बाहर है तो दूसरी छोटा चेतन और तीसरी तो बत्ती गुल होते ही गायब हो जाती है। ये है भावना, तीन ननद की इकलौती भाभी। वैसे तो अपनी ननद का परिचय वो पहले ही दे चुकी है। तो अब चलते हैं एक भाभी के तीन ननद के घर। शिल्पा, कुहू और दीपिका भावना की तीन ननद हैं। जहाँ शिल्पा मोटी, वहीं कुहू बेहद काली और दीपिका जरूरत से काफी ज्यादा छोटे कद की ननद है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो आप? अरे आ गई बाबा, भोपू की तरह नॉन स्टॉप क्यों बज रही हो? वाह जी वाह, कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना तो कोई आपसे सीखे। अब ये कौन सी मनगढ़ंत कहावत है? अभी घड़ी में समय क्या हुआ है? 10 बज रही हैं। भाभी, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ये सप्लीमेंट मैं शोपीस के लिए नहीं लाई। अगर मैं डेली रूटीन में इसे पीऊंगी नहीं तो कैसे होगी मेरी हाइट बॉलीवुड की दीपिका के जैसे? ये सुनकर नाटी ननद की भाभी मधुर लहजे से कहती है, दीपिका, अगर बचपन में कॉम्प्लान पिया होता तो आज तुम्हें अपना कद बढ़ाने के लिए इस सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं होना होता। मैंने भले ही कॉम्प्लान ना पिया हो, मगर आपने खूब करेले खाए हैं, इसीलिए आपकी बातें मुझे जहर लगती हैं। तुम भाभियां होती ही जल कुकड़ी हो। रहने दे भावना, तेरी सूझबूझ भरी बातें इस बैल बुद्धि बौनी ननद के समझ से बाहर है, क्योंकि भेजे में तो भूसा भरा है। अपनी नाटी ननद के सर चढ़े लंबे होने का भूत देखकर भावना उसे दूध में सप्लीमेंट मिलाकर दे देती है। तभी कुहू के कमरे से आवाज आती है, भावना भाभी, कहाँ हो आप? मेरे कमरे में आओ। ये सही बला है, एक के नखरे पूरे करती है, दूसरी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्या हुआ कुहू? वो मैंने ना एक एड ब्रेक देखकर ये फेस क्रीम मंगाया। ये क्रीम ना काली कोयल को भी हंस बना देती है। फिर मैं तो सिर्फ सांवली हूँ। अरे सांवली नहीं बल्कि बावली कहो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि एड ब्रेक की बातों में मत आया करो। ये लोग अव्वल दर्जे के ठगी होते हैं, मगर मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद तुम्हारे सर से लीपा पोती का भूत उतरता ही नहीं है। मानो ट्रेन महंगी प्रोडक्ट पर पैसे फूकने की बजाय हल्दी और चंदन का उपटन लगाओ, तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने दमकने लगेगा। ओ प्लीज भाभी, अपनी सो कॉल्ड हिदायत अपने पास रखो। तुम्हारी ननद का नया नक्श अप्सरा से सुंदर है, इसीलिए तुम्हें डर है कि कहीं मैं गोरी चिट्टी हो गई तो तुम्हें भी मात दे दूंगी। सही कहा मेरी बैल बुद्धि ननद, तुम मुझे मात दोगी, लेकिन गोरेपन में नहीं बल्कि आइकॉनिक के काले गहरे काजल में। भाभी, अरे ओ भावना भाभी, अरे कौन सी ख्याली खिचड़ी पकाने लगी? मैं आंखें बंद करी हूँ, जल्दी से क्रीम मेरे काले चेहरे पर लगा दो और ध्यान रहे कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, वरना तुम कुहू के गुस्से से वाकिफ हो। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम क्या
भाभी कुहू अपने गोरेपन से कैटरीना को भी मात देगी। ऐसा ही हो। अचानक भावना की मोटी ननद शिल्पा अपने भारी कदमों के साथ कुहू के कमरे में आती है। भावना भाभी, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप मिली कहाँ कुहू के कमरे में। अरे मैंने रसोई घर में अपना डाइट चार्ट इसलिए नहीं चिपकाया कि रोजाना मुझे आपको याद दिलाना पड़े कि मुझे 7 बजे सैलेड और हर 1 घंटे पर ग्रीन टी चाहिए ताकि मैं अपने मोटापे को मात दे सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है आप चाहती ही नहीं कि आपकी ननद स्लिम हो, बस नाम मात्र की जिम्मेदारी निभाती हो। जबलपुर की ट्रेन पकड़ नहीं होती है क्या जो जल्दबाजी में अपनी ननद की फरमाइश निपटाती हो? कभी एक खीरे में 2 टुकड़े करती हो तो कभी ग्रीन टी का गुड़गोबर कर देती हो। अगर तुम तीनों ननद को भाभी के किए कामों में इतना ही नुष्क नजर आता है तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी भाभी के पास बतेरे काम होते हैं? सुबह से रात तक तुम तीनों ननद मुझे एक पांव पर नचाती हो। ऐसा कहकर भावना वहां से चली जाती है। तभी तरुण कमरे में कदम रखता है और दोनों ननद अपनी भाभी के खिलाफ तरुण को भड़काते हुए कहती हैं, भैया देखो भाभी हमें देखकर कैसे आंख भौं से कोड़ रही थी। शिल्पा, कुहू, भावना तुम्हारी भाभी है। जब माँ इस दुनिया से चले गई थी तब तुम्हारी भाभी ने ही तुम तीनों की खुशी के लिए अपने शौक का गला घोंट दिया था, और आज जब तुम सयानी हो गई हो तो अपने भाभी को भेंट में अपने तेवर दिखा रही हो। तुम्हारी भाभी भले जुबान की कड़वी है मगर दिल से मोम है, मोम। हाँ भैया आप सही कह रहे हो। हाँ भाभी ने हम तीनों के सैकड़ों नखरे झेले बावजूद इसके हम भाभी के साथ अच्छा तालमेल नहीं रख पाए। तीनों ननद एक साथ बैठकर बातें करती हैं। तभी शिल्पा कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। भाभी को मालपुए खाना बहुत पसंद है। अरे मोटी तेरे भेजे में खाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। मगर कुहू आइडिया बुरा नहीं है। तीनों ननद रसोई घर में आकर मालपुए बनाते हैं मगर अपनी बेवकूफी के चलते वह मालपुए में नमक डाल देती हैं। कुछ देर बाद टंटना, देखो भाभी आपकी ननद आपके लिए मालपुए बनाकर लाई है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मालपुआ किस खुशी में लाई हो? भाभी आप गुस्सा थूक दीजिए ना और ये मालपुए खाकर अपनी ननद को माफ कर दीजिए। भाभी आपने हमेशा अपनी मंदबुद्धि ननद के नखरे झेले। हमारे एक एक फरमाइश को आपने पूरा किया मगर हम आपकी अथाह कोशिश को अपनी कमी के आगे देख ही नहीं सके। अरे बस करो पगली, अब रुलाओगी क्या अपनी भाभी को? वैसे भी ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोक-झोंक होती ही रहती है, मगर याद रखना सच्चा रिश्ता वही है जो हमें बगैर बदले हर हालातों में स्वीकार करता है। अरे अब हम ननद भाभी भरत मिलाप ही करती रहेंगी तो मालपुआ ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही भाभी अपनी तीनों बेवकूफ ननद का पकाया मालपुआ खाती हैं तो कहती हैं, भाभी मालपुआ अच्छा नहीं बना है क्या? अरे मेरी नादान ननद जी, आप तीनों ने मालपुए में शक्कर की जगह नमक उड़ेल दिया है। क्या? जी हाँ, मगर आज मेरे मन का प्याला उमड़ रहा है क्योंकि मेरी तीनों ननद अब धीरे धीरे सयानी के साथ समझदार बन रही हैं। इस तरह ननद भाभी के रिश्ते की नोकझोंक समय से मधुरता का मोड़ ले लेती है और आखिरकार भावना अपनी बैल बुद्धि नादान ननद को समझदारी के सफर से रूबरू करवाती है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी काली मोटी और नाटी ननद की शादी बड़े ही सुलझे परिवार में हो जाती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी भाभी को तुम तीनों पर पूरा यकीन है कि तुम अपने ससुराल को प्यार से संवारोगी और निखारोगी। भाभी हम तीनों ननद जीवन भर आपकी आभारी रहेंगी, माँ बाबूजी के चले जाने के बाद हमें बेशुमार प्यार दुलार देने के लिए। इस तरह अंत में ननद भाभी अपनी शादीशुदा गृहस्थी में खुशी से रहने लगती हैं। आखिरकार भावना अपनी सास को दिया वचन एक भली भाभी बनकर पूरा करती है। गरीब बाप की 5 बेटी की शादी। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू, अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है, अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीद कर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो।
चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी साज सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती है। अजी, तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा? अगर खेत न बेचता तो आज कहाँ से लाता दहेज के पैसे? कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पाँव में फफोले पड़ चुके थे। ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी छीलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रहे हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते। आपको हमारी कसम, सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की, कैसा मेरा गरीब बाप है। तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटियां आपका कंधा बनेंगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटिया भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़कते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला। जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है। शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटियां पैदा करने की? जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई, मगर एक बेटी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बे औलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती हैं। समय बीतता है और जोड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया, 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी तीनों बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान। अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी हैं और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा। अरे मुझ पर तौमत लगाएगा। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुड़ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन, मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ? तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ। आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल। ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। तीनों बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। तीनों बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं। तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। शहर में अच्छा खासा कारोबार और घरबार है। बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए। अपनी तीनों बेटियां मेरी झोली में डाल दे। दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया। मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। इस गरीब बाप को और क्या चाहिए। आखिरकार रामदीन की तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे हुए हैं।